ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 7 पार्ट 21 छोटा किंतु महान शुभारंभ। 5 तत्वों से शरीर बनता है, इसलिए शरीर रचना में मिट्टी, पानी, हवा, आग, आकाश का योगदान अनिवार्य है। यदि इन तत्वों का समन्वय न हो तो शरीर का निर्माण ही न हो सके। इसी प्रकार शरीर रक्षा के लिए भोजन, वस्त्र, निद्रा, सांस, सफाई की 5 क्रियाएं आवश्यक हैं। इनकी व्यवस्था न हो तो 5 तत्वों से बन जाने पर भी शरीर जीवित न रह सके। इन तथ्यों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का आरंभ 5 तत्वों का एकीकरण होने पर और इस जीवन की रक्षा 5 उपकरण होने पर ही संभव है। यह दोनों ही व्यवस्थाएं जीवन धारण की दृष्टि से नितांत आवश्यक हैं। इतने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि शरीर निर्माण एवं उसे जीवित रखने के साधन बन जाने पर जीवन का शरीर धारण का उद्देश्य पूरा हो गया। मानव शरीर किसी महान प्रयोजन के लिए मिला है। उस लक्ष्य पूर्ति में यदि जीवन की गतिविधियां संलग्न हों तो यह माना जाएगा कि शरीर धारण की प्रक्रिया सार्थक हुई। भगवान का राजकुमार मानव अपने पिता के इस परम सुरम्य संसार की अव्यवस्था दूर कर उसे सुंदर, सुरम्य, सुविकसित बनाने आता है। पिता का राज्य कुत्सित एवं गर्हित परिस्थितियों से भरा न रहे, यह देखना और व्यवस्थाओं का संचालन राजकुमार का काम है। उत्तराधिकार में जहाँ राजकुमार को अनंत वैभव मिलता है, वहाँ उसे जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। उन जिम्मेदारियों को ठीक तरह वहन करने के लिए एक सर्वांगपूर्ण साधन यंत्र चाहिए, वही शरीर है। शरीर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सर्वांगपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से जीव के लिए अपना प्रयोजन पूरा कर सकना संभव होता है। शरीर न हो तो आकाश में घूमता हुआ बेचारा वायुभूत जीव इस सृष्टि की सुव्यवस्थितता में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में भला कैसे सफल हो सकेगा। ठीक यही बात युग परिवर्तन के भावनात्मक नवनिर्माण का प्रयोजन पूरा करने के महान लक्ष्य के संबंध में लागू होती है। इस योजना के अंतर्गत विश्व का सर्वांग सुंदर नवनिर्माण किया जाना है। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आवश्यक आधार की अभिष्ट पृष्ठभूमि की आवश्यकता होगी। वह न हो तो फिर योजना को मूर्त रूप कैसे मिलेगा। व्यक्ति और समाज की अभिनव रचना करने के लिए उत्कृष्ट स्तर के व्यक्तित्व चाहिए। ईंट चूना न हो तो इमारत कैसे बने। सूत कपास न हो तो कपड़ा कहाँ से बने। अन्न जल न हो तो भोजन किस प्रकार बने। बांस और फूस न हो तो छप्पर किस तरह छाया जाए। युग परिवर्तन के लिए भावनाशील और कर्मठ व्यक्ति चाहिए। यह 2 गुण जिनमें होंगे वे ही युग निर्माण की भूमिका संपादन कर सकेंगे। अन्यथा वाणी और लेखनी के द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न एक विडंबना बनकर रह जाएंगे। युग निर्माण की प्रथम 5 वर्षीय योजना के
प्रथम वर्ष में कार्यान्वित करने के लिए जो 5 कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें भूमि निर्धारण कहना चाहिए। कोई सुंदर उद्यान लगाना हो तो पहले जमीन को उसके उपयुक्त बनाना पड़ता है। झाड़ जंखाड़ काटना, समतल करना, मेड़ बांधना, खाद देना, जोतना, इन 5 संस्कारों के द्वारा जब भूमि का निर्धारण पूरा हो जाता है तब उसमें जिस प्रकार के पौधे लगाने हो उनका आरोपण किया जाता है। ऊसर भूमि में तो कोई भी पौधा लगाया जाए वह सूख ही जाएगा। आज जनमानस की स्थिति ऊसर भूमि की तरह है। रोज रोज भाषण प्रवचन सुनने, लेख ग्रंथ पढ़ने पर भी मन जहां का तहां रहता है। चिकने घड़े पर जैसे पानी नहीं ठहरता, वैसे ही उत्कृष्टता के आदर्शों को लोग सुन समझ तो लेते हैं पर उन्हें ग्रहण रत्ती भर भी नहीं करते। इस कान से सुन उस कान से निकाल देने वाली उक्ति ही सर्वत्र चरितार्थ होती दिखती है। कठोर जमीन पर विपुल पानी की वर्षा भी बहुत काम नहीं करती। जिस जमीन में थोड़ा पोलापन होगा उसी में वर्षा का जल प्रवेश करेगा और उसी में पौधे अंकुरित होने की संभावना बनेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए योजना के प्रथम वर्ष में केवल एक काम हाथ में लिया गया है, भूमि निर्धारण। इन पंक्तियों में प्रस्तुत 5 आयोजन के केवल इस प्रारंभिक आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि योजना इतनी भर है जितनी कि प्रथम वर्ष में बनाई या बताई गई है। यह तो किसी विशाल भवन की नींव खोदने और उसे मजबूत पत्थरों से भरने भर की बात है। इस आधार पर आगे महल खड़ा होगा और उस महल में जो महान कार्य होने हैं उसकी व्यवस्था बनेगी। यह कार्य अगले दिनों के हैं। नींव के गड्ढे खुदने, उसमें कंकड़ पत्थर भरे जाने का क्रियाकलाप होते देखकर किसी को निराश नहीं होना चाहिए। कोई बड़ा कार्य इस स्थान पर होना चाहिए था। यहाँ तो कारखाने का उत्पादन दिखाई देना था, पर यहाँ तो गड्ढे खुद रहे हैं, कंकड़ पत्थर भरे जा रहे हैं। यह देखकर मोटी बुद्धि वाले को निराशा हो सकती है। वह सोच सकता है कि यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें चलनी थी, यहाँ हर घंटे में हजारों गज कपड़ा बुना जाना था, पर वह तो कुछ दिखता नहीं। गड्ढे खुदने और कंकड़ पत्थर भरने जैसी छोटी बात यहाँ हो रही है। भला इस प्रकार वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? यह तो निराशा जैसी बात हुई। किंतु दूरदर्शी विवेकशील दर्शक के लिए उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। वह जानता है वस्त्र उत्पादन के लिए जो कारखाना चलेगा उसके लिए इमारत तो चाहिए ही, और इमारत बनानी है तो उसकी नींव भी खुदेगी और भरी भी जाएगी। काम यहीं से तो शुरू होगा। खुले आकाश के नीचे तो मशीनें खड़ी नहीं की जा सकती। इसके लिए छायादार स्थान की सबसे पहले आवश्यकता है। कारखाना चलाने से पहले उसी का प्रबंध करना पड़ता है। इस प्रयोजन के लिए इमारत बनती देखकर कोई विवेकशील एवं दूरदर्शी दर्शक प्रसन्न ही होंगे और विश्वास करेंगे कि जब कारखाने की इमारत बननी शुरू हो गई तो अगले दिनों इसकी अन्य व्यवस्थाएं भी बनती चली जाएंगी। नवनिर्माण जैसा महान प्रयोजन, एक बड़ा कारखाना चल पड़ने और उसके वस्त्रों से शीत निवारण का प्रयोजन पूरा होने जैसी बात है। उसकी पूर्ति के लिए
इमारत बनते देखकर कोई उतावला व्यक्ति ही नाक भौं सिकोड़ सकता है, जिसे यह ज्ञान है कि बड़े काम के लिए बड़े साधन चाहिए। वह एक क्रियाबद्ध व्यवस्था का आरंभ होते देख आशाजनक भविष्य की उज्ज्वल संभावना सहज ही सोच सकता है और उस प्रयास की सराहना कर सकता है। वह जानता है कि कहने भर से, चाहने भर से हथेली पर सरसों नहीं जमती। बड़े प्रयोजन की पूर्ति के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त साधन पहले जमा करने पड़ते हैं। योजना के प्रथम वर्ष में यही प्रयत्न किया गया है। अगले दिनों में बड़े बड़े काम करने हैं। युग परिवर्तन कार्य अपने देश और अपने समाज के नवनिर्माण से आरंभ करके उसे विश्वव्यापी बनाना है। अपने सामने अनेक समस्याएं उलझी पड़ी हैं, अनेक आवश्यकताएं अपनी पूर्ति के लिए पुकार रही है। उनका समाधान उचित रीति से करने के लिए विशाल कार्य व्यवस्थाएं जुटाई जानी है। किंतु यह सब कौन करे, किन साधनों से करें, यह प्रथम प्रश्न है। उत्कृष्ट व्यक्तित्व जो नवनिर्माण के महान प्रयोजन की पूर्ति के लिए अभिष्ट क्षमता से संपन्न संभव हों, वे ही हमारी प्रथम आवश्यकताएं हैं। महल बनाने के लिए, भूमि खोदने के लिए सबसे पहले फावड़ा चाहिए। फावड़ा न हो तो योजना का आरंभ कैसे हो? बातूनी, कायर, स्वार्थी, संकीर्ण और ओछे मनुष्यों से अपना समाज भरा पड़ा है, जिसकी भावनाएं उत्कृष्टता से भरी हुई हों और जिनकी गतिविधियां आदर्शवादिता के लिए तड़पें। ऐसे व्यक्तित्व जब तक उभर न आवे तब तक बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसे कठिनाई ही होगी। आरंभ इसी आवश्यकता की पूर्ति से किया जाना चाहिए और वही किया भी जा रहा है। देश के सामने महंगाई, अन्न संकट की समस्या है, अपराध बढ़ रहे हैं और हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित समझने लगा है। पारस्परिक व्यवहार इतने दूषित हो गए हैं कि किसी पर विश्वास करना कठिन हो रहा है, पर बिना विश्वास किए काम नहीं चलता है। मांसाहार की दुष्प्रवृत्ति गौ तथा दूसरे उपयोगी प्राणियों को सफा चट करती जा रही है। नशेबाजी में विपुल धन खर्च होता है और बदले में अस्वस्थता पल्ले बंधती है। शिक्षा केवल 20% तक पहुंच सकी, 80% अब भी देश में अनपढ़ है। गरीबी के कारण जीवन विकास के सभी द्वार बंद हैं। विवाह शादियों में होने वाला अपव्यय समाज की कमर तोड़कर रख दे रहा है। देश का आधा अंग स्त्री समाज पिंजड़ों में बंद पक्षियों की तरह बेबस, बेजवान और बेकार होकर जी भर रहा है। जाति पाति, ऊंच नीच और भेदभाव ने समाज को हजारों टुकड़ों में बांटकर विसंगठित कर दिया है। रूढ़िवादिता, ढोंग और अंधविश्वास ने लोगों को बौद्धिक पराधीनता में जकड़ दिया है। सर्वसाधारण का स्वास्थ्य बुरी तरह गिरता जा रहा है। राजनेता जिस अदूरदर्शिता और घटिया चरित्र का परिचय दे रहे हैं, उससे उद्विग्नता और निराशा बढ़ रही है। पड़ोसी चीन, पाकिस्तान आक्रामक बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैज्ञानिक प्रगति विश्व मानव के लिए सर्वनाश का कारण बनी हुई है। विलासिता की अभिवृद्धि से लोग कायर और कुचाली बनते चले जा रहे हैं। स्वार्थपरता और संकीर्णता ने प्रत्येक क्षेत्र को धूर्तता, दुष्टता और अनैतिकता को बाहुल्य से भर दिया है। उपरोक्त प्रकार की अगणित समस्याएं हमारे सामने हैं।
ये अपने हल मांगती हैं। यदि इन्हें ऐसे ही पड़ा रहने दिया गया तो अगले थोड़े ही दिनों में सर्वनाशी और सर्वग्राही संकट मानव समाज के सामने उठ खड़ा होगा और लाखों करोड़ों वर्ष की संग्रहित सभ्यता सहित मानव समाज अपनी सामूहिक आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाएगा। इस विभीषिका से बचने के लिए हमें प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक स्तर के रचनात्मक आयोजन कार्यान्वित करने होंगे। नरक को स्वर्ग में परिणत करने के लिए अगणित प्रकार के, अगणित स्तरों के, अगणित कलेवरों के, अगणित रचनात्मक एवं संघर्षात्मक आयोजन प्रस्तुत करने पड़ेंगे। सर्वांगीण उत्कर्ष के लिए सर्वांगीण योजनाएं अनिवार्य रूप से आवश्यक होगी। छोटे मोटे बांध बनाने के लिए कितने इंजीनियर, कितने ओवरसियर, कितने मजदूर, कितने यंत्र, कितने वाहन, कितने साधन और कितने धन की आवश्यकता पड़ती है, यह हम रोज ही देखते हैं। फिर युग निर्माण के लिए कितने व्यक्तियों और कितने साधनों को जरूरत पड़ेगी, उसका अनुमान लगाना कुछ अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। जादू की फूंक मार देने मात्र से इतने बड़े प्रयोजन पूर्ण नहीं होते। इसके लिए वैसी ही महान उपलब्धियां विनिर्मित करनी पड़ेगी जैसा कि महान लक्ष्य एवं आयोजन हैं। बात फिर घूम घाम कर वहीं आ जाती है, यह सब करेगा कौन? देश में न पैसे की कमी है, न योग्यता की, न साधनों की, न सुविधाओं की। कमी केवल एक ही बात की है, इंसान बहुत छोटे, ओछे और बौने हो गए हैं। उन्हें वासना और तृष्णा की कीचड़ अपने दलदल में बुरी तरह फंसाए हुए हैं। बेचारे नाली के कीड़ों की तरह बुझबुझाती हुई जिंदगी जीते हैं। आदर्शवादिता और उत्कृष्टता उनके लिए कहने या सुनने भर की ऐसी चीज है जिसे व्यवहार में लाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे लोग स्वयं ही धरती के भारभूत हैं। जिंदा रहकर स्वयं ही परेशान नहीं होते, दूसरों को भी अपार कष्ट देते हैं। इन क्षुद्र प्राणियों को दयनीय ही कहा जा सकता है, भले ही वे मनुष्य का कलेवर धारण कर शौक मौज की जिंदगी जीते हों। इस स्तर के लोग जो स्वयं एक समस्या बने रहते हैं, वे देश, धर्म, समाज, संस्कृति के पुनरुत्थान में, विश्व भाग्य के नव निर्माण में भला क्या योग दे सकते हैं? मर्म स्थल यही है। हमें यही चोट करनी होगी। परिवर्तन यहीं से आरंभ करना होगा। व्यक्ति को ओछा न रहने देकर ऊंचा बनाने का कार्य उसी स्तर से आरंभ करना होगा जिस पर कि वह आज है। छोटे बच्चे को लड़की की 3 पहिए वाली गाड़ी दी जाती है ताकि वे उसे पकड़ पकड़ कर खड़े हो सके और चलने का अभ्यास कर सके। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में उसे मोटर चलाने ही नहीं दी जाएगी। जरूर वह बड़े बड़े वाहन और यंत्र चलाएगा, पर आज जबकि उसका शरीर नन्हा सा है, उसी के उपयुक्त लकड़ी की 3 पहिए की गाड़ी देनी होगी। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्षीय कार्यक्रम मानवीय महानता की दृष्टि से अभी शिशु जीवन बिताने वाले जनसाधारण के लिए है। देखने में बात छोटी है, पर उसमें वे सभी महान संभावनाएं बीज रूप में विद्यमान हैं जो ठीक तरह विकसित की जा सकी तो कल एक महान वट वृक्ष के रूप में परिणत होगी। अगले कुछ ही दिनों में एक महानतम
सर्वांगीण सार्वभौम आंदोलन एक प्रचंड दावानल की तरह प्रकट होने वाला है। उसके अनेक रूप और अनेक प्रकार होंगे। अनेक नामों, अनेक संस्थाओं, संगठनों के द्वारा, अनेक रूपों में, अनेक व्यक्तियों द्वारा यह चलेगा। धर्म क्षेत्र से लेकर अन्य क्षेत्र जैसे कि समाज क्षेत्र, राज्य क्षेत्र तक में एक महानतम विचार क्रांति उत्पन्न होगी। यह विचार परिवर्तन नए युग का सृजन करेगा। उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए अनेक सृजनात्मक प्रवृत्तियां चलेगी और अनेक धरती को लाल कर देने वाले संघर्ष होंगे। युग परिवर्तन की बात आज हंसी दिल लगी जैसी लगती है, पर उसकी प्रचंडता अगले दिनों हर आंखों वाला देख सकेगा। इस समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा, उसी को पीकर मानव जाति देवत्व, अमरत्व एवं धरती पर स्वर्ग अवतरित करने वाले सतयुग का आनंद उपलब्ध करेगी। अखंड ज्योति परिवार द्वारा आरंभ की गई इस पूर्ण प्रक्रिया का युग निर्माण योजना का यही प्रयोजन है। इसके लिए जनमानस में उत्कृष्टता की, विवेकशीलता की, लोक मंगल के लिए मानवोचित कर्तव्य पालन करने की ज्योति का जागरण किया जाना आज की सर्वप्रथम सर्वप्रधान आवश्यकता है। हमारा प्रथम चरण इसी के लिए है। 1. अंतरात्मा में प्रेम तत्व का अमृत निर्जर स्त्रवित करने के लिए हमारी बसंत पंचमी से आरंभ हुई साधना अनुपम प्रतिफल उत्पन्न करेगी। प्रातः साय आत्मनिरीक्षण और दिनचर्या के सुव्यवस्थित निर्धारण से व्यक्तित्वों में प्रखरता आएगी। लोग प्रतिभाशाली, सुसंस्कृत, सहृदय एवं सुविकसित बनेंगे। 2. ज्ञान यज्ञ से ब्रह्म विद्यालयों के प्रचलन से अंधेरी कोठरियों में विवेक के दीप जलने लगेंगे। जिनने कभी विवेकशीलता, विचारकता, तथ्य एवं सत्य की दृष्टि से सोचा तक नहीं, ढर्रे की रूढ़िवादिता में ही सोचते विचारते रहे, उन्हें हमारा ज्ञान यज्ञ एक नई दिशा देगा। 3. शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन करने की जिस प्रयोगात्मक प्रक्रिया का मिशन द्वारा शुभारंभ किया गया है, उसके द्वारा हजारों ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तित्व कुछ ही दिनों में विनिर्मित होंगे, जो अपनी निजी समस्याओं को ही नहीं सुलझाएंगे, वरन देश और समाज की समस्याओं का हल करने वाले युग निर्माताओं की कमी भी पूर्ण कर सकेंगे। 4. जन्मदिनों की प्रेरणा सज्जनों को संगठित करेगी, उन्हें जीवन के सर्वोत्तम सदुपयोग का व्यावहारिक मार्गदर्शन करेगी, प्रत्येक सज्जन व्यक्तियों को वास्तविक जीवन बनाने में सहायक होगी। 5. विचार क्रांति के लिए उपयुक्त भावना पूर्ण प्रेरक साहित्य जनमानस की दिशा को उस और मरोड़ कर रख देगा जिधर विश्व कल्याण की वास्तविक संभावनाएं सन्निहित हैं। प्रस्तुत पंचसूत्री योजना मानव जाति के उज्जवल भविष्य का सर्वांगपूर्ण निर्माण कर सकने वाले साधन उत्पन्न करेगी। उच्च स्तरीय भावनाएं जाग पड़ने से आज के निकम्मे प्रतीत होने वाले व्यक्ति ही कल नर रत्नों और महापुरुषों में परिणत हो जाएंगे। आज जो स्वयं भार बने हुए हैं, कल दूसरों के भारी उत्तरदायित्व अपने कंधों पर वहन करेंगे। उनके प्रयत्नों से ऐसी सत्प्रवृत्तियां विनिर्मित और विकसित एवं सफल होंगी
जो व्यक्ति और समाज को आज की विपन्न परिस्थितियों को आमूल चूल परिवर्तन करके सतयुग का सर्वांगीण वातावरण सृजन करें। नई पीढ़ी में संसार की महान आत्माएं अवतरित होने वाली हैं। वे आत्माएं यदा यदा ही धर्मस्य वाली प्रतिज्ञा को पूर्ण करेगी। उनका जन्म होगा ऐसे माता पिता द्वारा जो स्वयं विचार व्यवहार की उत्कृष्टता के कारण ऐसी आत्माओं को जन्म देने और पालने पोसने के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकें। यह प्रयोजन वे ही दंपति एवं परिवार पूरा करेंगे जो उक्त पंचसूत्री कार्यक्रम अपनाकर चहु और आदर्श पूर्ण वातावरण उत्पन्न कर सकें। भावनात्मक निर्माण की युग निर्माण की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्षीय कार्यक्रम सरल एवं छोटा होते हुए भी महान है। इसे सफल बनाने में योगदान देकर हमें अपना युग धर्म पालन करना ही चाहिए। पार्ट 21 समाप्त।